स्वागत है दोस्तों आपका YouTube चैनल यूके जीके ट्रैकर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे बिना स्किप करे देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलोगी जल विद्युत प्लांट उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1907 में। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और 1909 में ये काम करना शुरू करता है। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1907 में गलोगी जल विद्युत प्लांट की स्थापना हुई थी और 1909 में इसने काम करना शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, देहरादून को इससे बिजली कब सप्लाई करी जाने लगी? तो दोस्तों 1912 में देहरादून को भी बिजली सप्लाई करी जाने लगी थी गलोगी जल विद्युत प्लांट से। ठीक है दोस्तों, ये अंग्रेजों को बनाया हुआ दोस्तों एकमात्र ऐसा केंद्र है जो आज भी चालू है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो दोस्तों उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका वीडियो का एग्जाम क्लियर होता है तो आपकी ट्रेनिंग यहीं पर होगी, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी में नैनीताल में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के किस गुरु ने तपस्या की थी? तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि हेमकुंड झील को लोकपाल झील भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेमकुंड झील को लोकपाल झील भी कहते हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के किस गुरु ने तपस्या की थी? तो दोस्तों सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर तपस्या करी थी लोकपाल झील के किनारे। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कब हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों 22 दिसंबर 1666 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और दोस्तों जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह। ठीक है दोस्तों, गुरु तेग बहादुर सिंह सिखों के 9वें गुरु थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये उनके कहते पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह के जो पिताजी थे वो थे गुरु तेग बहादुर सिंह, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और जो गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों ये मात्र 9 साल की उम्र में गद्दी में बैठ गए थे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन काल में एक तो गुरु प्रथा को ख़त्म किया है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न बन सकता है गुरु प्रथा को किसने समाप्त किया? तो गुरु प्रथा को दोस्तों समाप्त किया है गुरु गोविंद सिंह ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने करी अगर ये पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह ने करी है, जो सिखों के 10वें गुरु है। याद रखिएगा दोस्तों। और पूछा जाएगा इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु होती है दोस्तों 1708 में। ठीक है दोस्तों, 1708 में एक पठान रहता है दोस्तों, वो इनकी हत्या कर देता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो दोस्तों नैनीताल की खोज की थी पी बैरन ब्रिटिश यात्री ने, यह आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न बनता है पी बैरन ने नैनीताल की खोज कब की थी? तो दोस्तों नैनीताल की खोज पी बैरन ने 1841 में की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 1841 में की थी नैनीताल की खोज पी बैरन ने। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पहले बन चुका है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में रुड़की में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा जा चुका है परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, और पूछा जाता है दोस्तों केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब हुई थी? तो दोस्तों 1947 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 1947 में रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से तपोवन में
किसने तपस्या की थी? तो दोस्तों तपोवन में अपने अंतिम समय में तपस्या की थी भगवान लक्ष्मण ने। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले परीक्षा में बन चुका है। और अगर प्रश्न बनता है दोस्तों कि रघुनाथ मंदिर में किसने तपस्या की थी, तो दोस्तों रघुनाथ मंदिर में तपस्या की थी भगवान राम ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। कौन से मंदिर में की थी? रघुनाथ मंदिर में। किसने की थी? भगवान राम ने। तपोवन में किसने की थी? लक्ष्मण ने की थी। याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। उत्तराखंड राज्य में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में एक नाली जमीन 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पहले परीक्षा में प्रश्न बन चुका है। ठीक है दोस्तों। और अगर पूछा जाए कि एक नाली ज़मीन कितने गज के बराबर होती है, तो दोस्तों एक नाली ज़मीन होती है 240 गज के बराबर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। एक नाली ज़मीन अगर गज में पूछी जाए तो 240 गज, और वर्ग मीटर में पूछी जाए तो 200 मीटर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो दोस्तों गणदेश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में की थी श्रीदेव सुमन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। कब की थी श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में? तो 1938 में की थी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। श्रीदेव सुमन से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीदेव सुमन ने टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? ठीक है दोस्तों, तो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों श्रीदेव सुमन ने की थी अगले ही साल 1939 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। 1938 में इन्होंने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? दिल्ली में की थी। कब की थी? 1938 में। और टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब करी दोस्तों? 1939 में। ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। एक और प्रश्न इनसे पूछा जाता है कि श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों श्रीदेव सुमन का जन्म होता है दोस्तों 25 मई 1916 को। ये आपको याद रखना है, 25 मई 1916 को श्रीदेव सुमन का जन्म होता है। और कहाँ पर होता है दोस्तों? टिहरी में होता है। प्रश्न नंबर 10। उत्तराखंड राज्य की सिडगुल परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो सिडगुल परियोजना है ये औद्योगिक विकास से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और अगर प्रश्न बने कि सिडगुल की स्थापना भारत सरकार ने कब की थी, तो दोस्तों सिडगुल की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती है 2009 में। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो दोस्तों उत्तराखंड से मात्र एक व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है। वे व्यक्ति कौन है दोस्तों? वे हैं गोविंद बल्लभ पंत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, पहले परीक्षा में बन चुका है प्रश्न, ठीक है दोस्तों। इनसे और भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों इनसे कि राज्य का पहला या देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों राज्य का पहला और हमारे देश का पहला भी कृषि विश्वविद्यालय जो है वो है जीबी पंत विश्वविद्यालय। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। जीबी पंत यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है पूछा जाता है, तो दोस्तों जीबी पंत विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 17 नवंबर 1960 को, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। और एक और प्रश्न इनसे पूछा जाता है कि जीबी पंत विश्वविद्यालय को जीबी पंत नाम कब दिया गया, गोविंद बल्लभ पंत नाम कब दिया गया? तो दोस्तों 1972 को ये नाम दिया गया था जीबी पंत विश्वविद्यालय को। कहाँ पर है दोस्तों? ये उधम सिंह नगर जिले में है, ठीक है दोस्तों। उधम सिंह नगर जिले में है, पंतनगर में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले प्रश्न बन चुके हैं इनसे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। निम्न में से किस व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फैयाज अहमद अंसारी को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया पुरस्कार से फैयाज अहमद अंसारी को सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों। इनका संबंध किससे है? तो दोस्तों ये वेट लिफ्टिंग में थे, जिसको भारोत्तोलक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, भारोत्तोलक से इनका संबंध है। ऐसा भी प्रश्न बनता है कि इनका संबंध किससे है, तो भारोत्तोलक से है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक बलभद्र शाह था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी सबसे पहले? तो बहलोल लोदी ने, ठीक है दोस्तों। लोदी वंश का था बहलोल लोदी, इन्होंने दी थी इनको सबसे पहले शाह की उपाधि। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। बहलोल लोदी द्वारा बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी गई थी।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पवार वंश में जो भी राजा आते हैं बलभद्र शाह के बाद, तो दोस्तों वो अपने नाम के पीछे शाह को जोड़ने लग जाते हैं और इसका प्रचलन शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस महिला खिलाड़ी को फ्रांस द्वारा ब्लैक बेल्ट फास्ट 10 की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों ब्लैक बेल्ट फास्ट 10 की उपाधि फ्रांस ने दी थी दोस्तों कमला रावत को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न बनता है कमला रावत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों जूडो कराटे से इनका संबंध है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जूडो कराटे में ही इनको ब्लैक बेल्ट फास्ट 10 की उपाधि दी गई थी फ्रांस द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों पूछा जाता है प्रश्न कि भारत के लिए नेशनल गेम में गोल्ड किसने जीता था? ठीक है दोस्तों, भारत के लिए नेशनल गेम में जूडो कराटे में गोल्ड किसने जीता था? तो दोस्तों कमला रावत ने ही जीता था, ये आपको याद रखना है। और कब जीता था दोस्तों? तो 2001 में जीता था इन्होंने गोल्ड। ठीक है, नेशनल गेम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी झील का आकार त्रिभुजाकार है? तो दोस्तों जो झील त्रिभुजाकार की है, त्रिकोण शेप की है, वो झील है दोस्तों भीमताल। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर प्रश्न बने कि कुमाऊँ का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो दोस्तों कुमाऊँ का सबसे बड़ा ताल भी भीमताल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा ताल कुमाऊँ का भीमताल ही है। ओके दोस्तों। और दोस्तों बात करें इनके लोकेशन की, कहाँ कहाँ पर है, तो भीमताल दोस्तों नैनीताल में ही है, ये आपको याद रखना है। नौकुचिया ताल भी नैनीताल में है और नैनीताल तो नैनीताल में ही है। बात करें चौराबाड़ी ताल की दोस्तों, तो ये है रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के पास। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कुमाऊँ का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो दोस्तों कुमाऊँ का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो है मीलम ग्लेशियर, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग द्वारा पहले पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, छः कोने वाला टोंडी ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों एक तो आपको ये याद रखना है, छः कोने वाला ताल कौन सा है? डोंडी ताल है। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, छः कोने वाला डोंडी ताल उत्तरकाशी में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों उत्तरकाशी में और भी ताल है, आपको याद रखने हैं। निचिकेता ताल इंपॉर्टेंट ताल है दोस्तों, इसके बारे में भी पूछा जाता है। निचिकेता ताल कहाँ पर है? तो उत्तरकाशी में। ठीक है दोस्तों, शरू ताल, शरू ताल कहाँ पर है दोस्तों? तो शरू ताल भी उत्तरकाशी में है। ठीक है दोस्तों, भराड़सर ताल, भराड़सर ताल कहाँ पर है दोस्तों? तो भराड़सर ताल भी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। याद रखिएगा, निचिकेता ताल, सरू ताल, भराड़सर ताल और छः कोने वाला डोंडी ताल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, उत्तराखंड राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है उत्तराखंड राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं टोटल? तो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और पूछा गया है प्रश्न में कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था उत्तराखंड राज्य में? तो दोस्तों कॉर्बेट था। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और पूछा जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसका पहला नाम क्या था? तो इसका जो सबसे पहले नाम रखा हुआ था दोस्तों वो था हैली नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। हैली नेशनल पार्क अगर ऑप्शन में होगा तो आपको वही टिक मार्क करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा हैली नेशनल पार्क इसका पहला नाम था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1957 में दोस्तों एक पर्यावरण प्रेमी रहते हैं जिनका नाम रहता है जिम कॉर्बेट। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट पर्यावरण प्रेमी थे दोस्तों, उन्हीं की स्मृति में दोस्तों इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हैली नेशनल पार्क से बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया जाता है और इसका वर्तमान में फिर नाम बदल दिया गया है दोस्तों। अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों, वो भी आपको याद रखना है। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नया नाम है वर्तमान में। प्रश्न बन सकता है तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, रामगंगा नेशनल पार्क वर्तमान में नया नाम है किसका? जिम कॉर्बेट का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, नल दमयंती ताल निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो नल दमयंती ताल है ये नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से किस महिला को नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों वो महिला है सुमन कुटियाल। सुमन कुटियाल को दोस्तों नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों सुमन कुटियाल का संबंध किससे है, क्यों दिया गया इनको ये सम्मान? तो दोस्तों
इनका संबंध है कि ये एक पर्वतारोही है, याद रखिएगा दोस्तों। ये एक पर्वतारोही है और ये सम्मान इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने 1993 में दोस्तों एवरेस्ट फतेह किया था, याद रखना, ठीक है दोस्तों। 1993 में इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी किस अंग में है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो दूधातोली श्रेणी है इसको कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर, ठीक है दोस्तों। प्रश्न पहले बन चुका है एग्जाम में कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, तो दूधातोली श्रेणी को कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि दूधातोली श्रेणी किसका अंग है, तो दोस्तों जो दूधातोली श्रेणी है ये है मध्य हिमालय का अंग, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक और प्रश्न इससे बनता है कि जो दूधातोली श्रेणी है वहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो दोस्तों जो पश्चिमी रामगंगा है उसका उद्गम होता है दोस्तों दूधातोली श्रेणी से, ठीक है दोस्तों, याद रखना। पश्चिमी रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? दूधातोली श्रेणी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। निम्न में से किस ताल को गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है चौराबाड़ी ताल को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्यों कहा जाता है इसे गांधी सरोवर? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे कहा जाता है गांधी सरोवर, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और कहाँ पर पड़ता है चौराबाड़ी ताल? तो दोस्तों चौराबाड़ी ताल पड़ता है रुद्रप्रयाग में, ठीक है दोस्तों। लोकेशन याद रखिएगा, पूछी जाती है एग्जाम में। नीचे केता ताल कहाँ पर पड़ता है? तो उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और आचरी ताल कहाँ पर पड़ता है? तो आचरी ताल आता है दोस्तों टिहरी में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 23। गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो दोस्तों गौरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसलिए इनको चिपको वुमन भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उपनाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चिपको वुमन किसे कहा जाता है? तो गौरा देवी को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। बात करें और ऑप्शन की, तो बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है दोस्तों? तो इनका संबंध है विजय जड़धारी से, याद रखना, ठीक है दोस्तों, विजय जड़धारी से संबंध है बीच बचाओ आंदोलन का, ओके दोस्तों। और बात करें अगर नशाबंदी आंदोलन से किसका संबंध है, तो श्री देवी का, ठीक है दोस्तों, श्री देवी का संबंध है नशाबंदी आंदोलन से, याद रखना। और बात करें मैथी की, तो कल्याण सिंह रावत आप सबको मालूम होगा, इसलिए उनका उपनाम भी मैथी है, ठीक है दोस्तों, कल्याण सिंह रावत, याद रखना। और मैथी इनका उपनाम है, मैथी उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में, जिसको एफआरआई कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एफआरआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। इसका पुराना नाम भी पूछा जा सकता है, इसका पुराना नाम क्या था एफआरआई का? तो आपको याद रखना है इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है दोस्तों, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पुराना नाम है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 520.82 वर्ग किलोमीटर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी मैंने आपको बताया था, तो 1936 में हुई थी, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26। प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों फूलों की घाटी चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और फूलों की घाटी की खोज किसने की थी दोस्तों? तो फूलों की घाटी की खोज की थी फ्रैंक स्मिथ ने, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। फ्रैंक स्मिथ ने की थी फूलों की घाटी की खोज, और कब की थी दोस्तों? तो 1931 में की थी, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी फूलों की घाटी से बहती है? पुष्पावती नदी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं को जैव राज्य घोषित किया है? तो दोस्तों वो राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, उत्तराखंड ने जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं को जैव राज्य घोषित किया है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो
तो दोस्तों डेयरी शोध एवं विकास संस्थान उत्तराखंड में नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29, पाताल भुवनेश्वर क्या है? तो दोस्तों जो पाताल भुवनेश्वर है ये एक गुफा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न बनता है परीक्षा में, पाताल भुवनेश्वर किस जनपद में है? तो दोस्तों जो पाताल भुवनेश्वर है ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयानंद भारती ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सा मेला व्यापारिक उद्देश्य से आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों जौलजीबी मेला आयोजित किया जाता है व्यापारिक उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32, फ्रैंक स्मिथ ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो दोस्तों फ्रैंक स्मिथ ने खोज की थी फूलों की घाटी की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और कब की थी दोस्तों? 1931 में की थी, याद रखना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कड़व आश्रम उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों जो कड़व आश्रम है ये है पौड़ी में स्थित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऋषि कड़व का आश्रम था यहाँ पर, इसलिए इसको कड़व आश्रम कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34, बाघ व घुरड़ निम्न में से किसका चित्र है? तो दोस्तों बाघ और घुरड़ मौलाराम का चित्र है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इनसे बनता है दोस्तों, इनका एक और प्रसिद्ध चित्र है जिसका नाम है दंपति चित्र। ठीक है दोस्तों, आयोग ने इनसे प्रश्न पूछा था कि दंपति का चित्र किसका बनाया हुआ है? तो मौलाराम का बनाया हुआ है। किसके ऊपर बनाया था दोस्तों उन्होंने, कौन है उस चित्र में? तो प्रद्युमन शाह और उनकी पत्नी है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रद्युमन शाह और उनकी पत्नी का चित्रण किया हुआ है इसमें। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से उत्तराखंड के किस जनपद में पुरुषों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों पुरुषों की जनसंख्या उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तराखंड राज्य में जो कुल जनसंख्या थी वो थी 1,86,292। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित स्थानों में से चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38, टिहरी जलाशय का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों जो टिहरी जलाशय है इसका कुल क्षेत्रफल है 42 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश उपाधि नाइटहुड 30 मई 1919 को लौटा दी थी? तो दोस्तों नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करें अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड की तो ये कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919। डेट को याद रखना है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर बाग में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अमृतसर का जो बाग था वहाँ पर जनरल डायर के हुक्म से ओपन फायरिंग करी गई थी। निहत्थे लोगों में बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 40, श्यामला ताल उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों जो श्यामला ताल है ये उत्तराखंड के चंपावत जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, और एक और प्रश्न इससे पूछा जाता है दोस्तों कि श्यामला ताल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों
जो सफ़ेद कमल पुष्प है उसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सफ़ेद कमल पुष्पों के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसका जवाब होगा श्यामला ताल। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। एक और प्रश्न बनता है कि विवेकानंद आश्रम किस ताल के किनारे है, तो दोस्तों जो विवेकानंद आश्रम है दोस्तों ये श्यामला ताल के किनारे है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, विवेकानंद आश्रम कहाँ पर है, श्यामला ताल के किनारे। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि झूला मेला कहाँ पर लगता है, दोस्तों झूला मेला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो जो प्रसिद्ध झूला मेला है दोस्तों ये कहाँ पर लगता है दोस्तों, ये लगता है श्यामला ताल के किनारे, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, झूला मेला श्यामला ताल के किनारे आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।